एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशन का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई एम सॉरी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है, बहुत ज़्यादा लेट आई है, इसलिए आई एम सॉरी बड़ा वाला सॉरी। बिकॉज इसमें भी मेरी गलती नहीं है क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत जो टाइम मिला है उसमें मैंने वीडियो बनाई है। सो आई होप आप लोग समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक यू इतना ज़्यादा वेट करने के लिए। और मेरे एग्ज़ाम 21 को ख़त्म हो जाएंगे तो मैं शायद तब तक 2-3 वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती कि मैं पक्का अपलोड करूँगी। लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पक्का अपलोड करूंगी। सो तब तक आप लोग वेट करना गाइस और इस वीडियो को सपोर्ट करना। थैंक यू। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि युयान जो है वो येलिन के पास पहुंच जाती है ये म्याओ की सारी बातें बताने के लिए कि उसके खिलाफ जो हवा उड़ रही है उसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है। तो वो खुद इनोसेंट बनने की कोशिश करती है और कहती है कि सब सोच रहे हैं कि मैं ये अफवाह उड़ा रही हूँ। जिसपे हमारा येलिन है वो थोड़ा चालाक होता है, तो वो कहता है कि मुझे मेरा भाई पता है कैसा है, तो उसके खिलाफ बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं इतना भी भोला नहीं हूँ कि कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा तो मैं आराम से मान लूंगा, जबकि मैं उसकी असलियत अच्छे से जानता हूँ तब भी। तो इस बेइज्जती के बाद युयान कैसे वहां रह सकती थी, तो वो अपनी नाक चढ़ाती हुई वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां जिया जो है वो लू को बता रही होती है सारी बातें जो लाइब्रेरी में हुई थी। तो लू कहती है कि तुम्हें अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हें पता करना चाहिए कि वो दोनों क्यों गए हैं। जिसपे जिया कहती है कि मैं क्यों सोचूं कि वो दोनों कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, मुझे क्या करना है उन दोनों से। इस पे लू कहती है कि उन दोनों की रिलेशनशिप इतनी गहरी कैसे हो गई कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अब कहीं भी जाने लगे हैं। जिसपे जिया कहती है कि तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही है जानने के लिए कि वो दोनों कहाँ गए हैं। जिसपे लू कहती है हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा हो रही है, तुम्हें नहीं हो रही। तो जिया कहती है मुझे नहीं हो रही है, लेकिन फिर वो चैनमो की तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या उसके रूममेट को हो सकती है। तो लू को कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर वो थोड़ा सोचती है, फिर उसे जिया की बात का मतलब समझ में आता है कि वो चैनमो से पूछने के लिए कहती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ये म्याओ जो है वो कुछ ऑपरेशन कर रहा होता है कागजों के साथ जो कि बहुत ही पुराने होते हैं। और चैनमो जो है वो रूम में आता है और उसको एलर्जी हो जाती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पुराने कागज होते हैं और उनका भंडार होता है, जिसकी वजह से उसको जुकाम लग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लू जो है वो दौड़ के जाती है जिया के पास और उसको बताती है कि चैनमो को जो है वो जुकाम हो गया है। और ये म्याओ कितना ज़्यादा गंदा है कि उसने मुझे बताने से मना कर दिया है चैनमो को साफ साफ कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कबाड़ी बाजार से बहुत सारे पुराने रद्दी कागज उठा के लाया है। बेचारा चैनमो, उसकी तबीयत पता है कितनी ज़्यादा खराब हो गई है तुम्हें। तो जिया जो है लू की बातों से अपना गणित, विज्ञान और इतिहास जोड़ के ये गैस करती है कि ये म्याओ जो है वो एक ड्राइंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और ये ड्राइंग जो है वो जिया से रिलेटेड है, इसलिए वो लू को पता नहीं लगने देना चाहता है। सो जिया फाइनली समझ जाती है कि वो वही पेंटिंग ठीक करने की कोशिश कर रहा है जिसपे जिया ने पानी फेंक दिया होता है। उसके बाद सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है और जिया जो है वो ये म्याओ को नोटिस करती है और फिर वो भी देखती है कि ये म्याओ जो है एक बुक पढ़ रहा है जो उसके भाई ने दी होती है। सो वो इसलिए पढ़ रहा होता है, लेकिन जिया को लगता है कि वो उस ड्राइंग को ठीक करने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है कि वो किताबें अभी से पढ़ने लग गया है और वो उसे पागल बोलती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया की मॉम जो है वो येलिन के साथ कुछ डिस्कस कर रही होती है। तभी जिया आती है और वहाँ येलिन को देख के खुश हो जाती है और येलिन भी इस बार उसे देख के एक बड़ी सी स्माइल देता है और येलिन लग जाता है अपने काम में, जो कि वो वही ड्राइंग ठीक कर रहा होता है जो उसने जिया की मॉम को दी होती है गिफ्ट के तौर पे। उसके बाद दिखाया जाता है कि जिया जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाना खा रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि जब भी तुम कॉलेज से वापस आती हो तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ का खाना तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि तुम यहाँ आके एकदम खाने पे टूट पड़ती हो, क्या तुम्हें वहाँ ढंग से खाना नहीं मिलता है। तो जिया कहती है कि मॉम आप कैंटीन के खाने को आंटी के खाने से कैसे कंपेयर कर सकती हैं, वो दुनिया का बेस्ट खाना बनाती है। और फिर वो कहती है कि क्या मैं आपके साथ बाद में जाके येलिन की मदद कर सकती हूँ, उसे देख सकती हूँ, ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा। तो फिर वो उससे फॉर्मूला पूछने लगती है कि अच्छा बताओ कि ड्राइंग को ठीक करने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कुछ किचन के प्रोडक्ट्स का नाम लेती है लेकिन बाकियों का भूल जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अभी याद नहीं है तो आगे चल के तुम्हारा क्या होगा। जिसपे जिया कहती है कि मॉम इन सबसे खाना अच्छा बनेगा, ड्राइंग बाद में ठीक कर लेना। उसके बाद वो जैसी कुछ बोलने जाती है तो उसकी मॉम दूसरा क्वेश्चन करती है
तो वो क्वेश्चन को टालने की कोशिश करती है। तो उसकी मॉम तीसरा क्वेश्चन करती है, तो फिर वो हार के कहती है मॉम आप क्या कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम इन सब में क्यों गई हो ये मुझे अच्छे से पता है, तो जाके ना येलेन को परेशान मत करना। और ये बोल के उसकी मॉम जाने लगती है। तो जिया कहती है मॉम आपको क्या लगता है मैं येलेन की वजह से ये सब सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है। दूसरे ही पल जिया जो है पहुंच जाती है येलिन के पास और येलिन जो है उसे देखकर अपना काम बंद कर देता है। तो जिया कहती है नहीं नहीं आप अपना काम करिए, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ और मैं बस ना कुछ नोट्स लेने आई थी, लेकिन अगर मॉम पूछे ना कि मैं यहाँ आई थी तो मॉम को बिल्कुल मत बताना। तो जिसपे येलिन कहता है कि पक्का तुम कोई गलती करने वाली हो या फिर तुम कोई गलती करके आई हो। तो जिया कहती है मैं कोई गलती करने नहीं आई हूँ, मैं बस कुछ नोट्स लेने आई हूँ, उनको लिख के मैं चली जाऊंगी, आप बस किसी को बताना मत। तो जिया जो है नोट्स उठा के लिखने के लिए बैठ जाती है टेबल पे और वो जो है नोट्स बना रही होती है कि ड्राइंग को ठीक करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कितने कम टाइम पे वो ठीक हो सकती है। तो वो नोट्स बना रही होती है और येलिन जो है उसे देख रहा होता है, बहुत ही प्यार से देखता है और फिर कुछ सोच के वो जिया की पोर्ट्रेट बनाने लगता है वहाँ बैठ के, और जिया जो है आराम से अपने धुन में नोट्स बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जंजन का, जो अपनी मॉम को इसलिए सुना रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कम पॉकेट मनी दी होती है और उन्होंने जो है बाकी अपने रिश्तेदार को दे दिए होते हैं। तो उनके रिश्तेदार ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया होता है। तो जैनजन जो है अपनी मॉम को उसी बारे में समझा रही होती है और उसकी मॉम उसको कहती है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मुझे देना पड़ा। तो जैनजन जो है उनसे उखड़ के वहाँ से चली जाती है। तो जैनजन जो है वो बाहर निकल के कहीं जा रही होती है, तभी वो जिया की मॉम को नोटिस करती है जो फ़ोन पे किसी पे गुस्सा कर रही होती है, किसी से चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है। लेकिन वो जैसे ही जैनजन को वहाँ देखती हैं तो वो ऑकवर्ड फील करती हैं, मतलब घबरा जाती हैं और फिर वो जिया को हल्का सा वियर्ड स्माइल देकर अंदर चली जाती है और खिड़की वगैरह लगाकर पर्दे वगैरह लगा देती है। तो जैनजन उनकी इस वियर्ड बिहेवियर को नोटिस करती है और एक अजीब सा लुक देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया जो है फाइनली नोट्स बना के तैयार करके थक हार के देखती है नोट्स को और कहती है कि ये उस छोटे बेवकूफ़ के लिए काफ़ी होगा और ये उसको काफ़ी हद तक मदद करेगा। तभी येलिन जो है उसके सामने वो पोर्ट्रेट रख देता है जो उसने उसके लिए बनाई होती है। तो जिया उसको देखती है बहुत ही गौर से और फिर वो येलिन को देखती है। तो येलिन कहती है तुम्हारे लिए ज़्यादा मत सोचो, ये सिर्फ एक ड्राइंग है। तो जिया बहुत खुश होकर कहती है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आपने बहुत अच्छी पोर्ट्रेट बनाई है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो येलिन जो है उसके बालों को टच करने जाता है लेकिन कुछ सोच के रह जाता है और जिया भी इस बात को देखती है। उसके बाद फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और इस बार जो है जिया नोटिस करती है कि ये म्याओ के हाथों में रैशेस हो गए हैं और वो बहुत ही खुजला रहा होता है, लाल लाल हो गए होते हैं उसके हाथ। मतलब इस मोमेंट पे तो मुझे भी उस बेचारे के लिए तरस आ रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है वो, और जिया जो है उसको भी आता है और वो भी सोचती है कितनी मेहनत कर रहा है और वो उसके हाथों को देखती है और कुछ सोचती है। तो लू जो है वो पहुंच जाती है वही नोट्स लेकर और दवाई लेकर चेनमो के पास और उसको कहती है कि तुम्हें पता है चेनमो, तुम इसे रख लो और तुम्हें पता है जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ड्राइंग को कैसे ठीक किया जाता है, तो उसके लिए ना मैं बार बार पानी में हाथ डुबोने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारे हाथों में रैशेज आ जाएंगे। तो मैं ये क्रीम तुम्हारे लिए लाई हूँ क्योंकि हमें आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। तो मैंने सुना है कि ये म्याओ ने जो है पहले ही पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी पढ़ लेना चाहिए, तुम्हें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और ये नोट्स और ये दवाई तुमसे कोई भी मांगे ना तो तुम दे देना, खास करके अपने रूममेट्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है नोट्स और जो दवाई है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है, तुम किसी को भी दे सकते हो। हमें आसपास के लोगों की हेल्प करनी चाहिए ना, और खास करके अपने रूममेट्स की, जिसपे चेनमो जो है वो लू की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि तुम कितनी स्वीट हो, तुम कितनी दयालु हो, तुम आसपास के लोगों का कितना ख्याल रखती हो। तो लू जो है चेनमो को कहती है कि तुम्हें भी अपने रूममेट्स का ख्याल रखना चाहिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। ओके, तो चेनमो भी रेडी हो जाता है, एक बड़ी सी स्माइल देता है। दूसरी तरफ हमारा ये म्याओ जो है वो उस ड्राइंग को जी जान लगा के ठीक कर रहा होता है, बहुत ही गौर से और बहुत ज़्यादा टाइम लगा के उसको ठीक करता है और फाइनली थक हार के वो अपना काम निपटा देता है और कहता है कि मुझे इस ड्राइंग को छुपा देना चाहिए। तो वो वहीं पड़ी हुई कागज़ों के बीच में अपनी ड्राइंग को छुपा देता है और उसके बदन से बदबू आ रही होती है, तो वो नहाने के लिए जा रहा होता है। तो चेनमो उसके पास आता है और लू बोल के कुछ बोलने वाला होता है, तो ये म्याओ कहता है कि तुम बाद में बताना, पहले मैं नहा के आऊँ क्योंकि ये बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो वो चला जाता है नहाने के लिए। तो चेनमो उसकी डेस्क के पास आता है और नोट्स और वो दवाई रख के उस कागज़ के ढेर को देख के सोचता है कि ये म्याओ ने तो पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और वह पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुका है। लू सही कह रही थी कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मैं भी पीछे रह जाऊंगा वरना। और फिर वो ये म्याओ से पूछता है कि क्या वो उसके कागज़ इस्तेमाल कर सकता है, जिसपे ये म्याओ से एग्री कर देता है और चेनमो जो है उस कागज़ को ढूंढते ढूंढते उस ड्राइंग तक फाइनली पहुंच जाता है और उस ड्राइंग को देख के वो पता नहीं क्या सोचता है।
उसके बाद जिया का सीन दिखाया जाता है जो लू से चैटिंग पे पूछ रही होती है क्या उसने वो नोट्स और वो दवाई चैनमो को दे दी है, जिस पे लू कहती है कि हाँ मैंने उसे दे दिया है, लेकिन जो ये म्याओ है वो ठीक क्या कर रहा है। जिस पे जिया कहती है कि वो एक ऐसी पेंटिंग है, नॉर्मली हाथ से बनाई हुई पोर्ट्रेट है जिसपे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, पानी और इंक गिरा हुआ है। अगर वो इसे भी नहीं ठीक कर सकता तो मुझे लगता है कि उसे इस लाइन से निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। और ये बोल के वो कुछ सोचने लगती है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है वो चैनमो को गुस्से से घूर रहा होता है और चैनमो जो है टेबल की तरफ इशारा करके दिखाता है कि इसमें पुरानी पेंटिंग्स में जितनी भी दिक्कत आ सकती थी, जैसे रुई खा लेना या फिर कोई पेंटिंग वगैरह खराब हो जाती थी, उसमें जितनी भी दिक्कत होती है वो सारी दिक्कत मैंने इसमें क्रिएट कर दी है। और फिर वो उस पोर्ट्रेट को दिखाता है जिसकी हालत कुछ ऐसी होती है। तो ये म्याओ जो है इस टाइम पे उस पोर्ट्रेट को देख के इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि इसका मन करता है कि वो चैनमो का सर फोड़ दे। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है इस टाइम पे कि भाई उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, उसने उसकी सारी मेहनत पर इंक पानी जो भी गिरा सकता था सब गिरा दिया। तभी उसका कॉलर पकड़ के सब अपनी तरफ खींचता है। तभी उस रूम में वो लड़का आता है और वो कुछ खा रहा होता है, उसके मुंह से वो गिर जाता है उस सीन को देख के और वो कहता है कि ये सारी चीजें मेरे ही सामने क्यों होती है, मैं अभी भी सिंगल हूँ। और वो लाइट ऑफ करके फिर से चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि स्कूल के सभी सीनियर्स बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि कॉलेज में जो है एक म्यूजिक ड्रामा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसका थीम क्या होगा। जिसपे हमारा येलेन कहता है कि वो आजकल एक ड्राइंग पे काम कर रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और वो जो है जिया की मॉम का वर्क है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हमें लगता है कि उसी पे बनाना चाहिए। तो उसकी बात पे सारे एग्री हो जाते हैं, लेकिन वही युयान होती है और उसको लगता है कि वो जिया को पटाने के लिए उसकी मॉम का काम का जो है म्यूजिक ड्रामा ऑर्गेनाइज करना चाहता है। तो वो चिढ़ जाती है। तो बाकी सब जो है वो कहते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होंगे। तो येलेन कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एज के बच्चे हैं, लेकिन इसमें लड़का और लड़की है, मेल लीड और फीमेल लीड, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जिसपे ये सारे बच्चे जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कॉलेज में जो सबसे सुंदर लड़की होगी उसको फीमेल लीड के लिए चूज किया जाएगा और जो सबसे सुंदर लड़का होगा उसको मेल लीड के लिए चूज किया जाएगा। तो सबसे सुंदर लड़की पे तो सबका नाम जिया ही होता है, लेकिन जैसे ही मेल लीड की बात की जाती है तो युयान झटके से बोल देती है कि हमें ये म्याओ को चूज करना चाहिए, जबकि येलेन सोच रहा था कि उसका नाम लिया जाएगा और वो थोड़ा अपसेट होता है। तो युयान जो है वो येलेन से ही पूछती है कि बताओ तुम्हें कैसा लगा इन दोनों की जोड़ी। तो जाहिर सी बात है कि उनकी इस जोड़ी से येलेन को बुरा लगा होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों का दिल रखने के लिए मान जाता है। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हीरो जो है वो ये म्याओ होगा और हीरोइन जो है वो जिया होगी। और फिर उन दोनों को जैसे ही बताया जाता है तो वो दोनों साथ में कहते हैं म्यूजिक ड्रामा, और इसके साथ कभी नहीं। तो युयान कहती है कि चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो ड्रामा परफॉर्म करने का, लेकिन कॉलेज ग्रुप ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है तो तुम्हें अब करना ही होगा और इसके लिए तो तुम्हारा ही बेनिफिट है। और सारे स्टूडेंट को बोलती है कि उन्हें जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके लिए उन्हें मार्क्स भी मिलेगा और उन्हें पक्का देखने आना है। इससे उन्हें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और वो उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों मेन लीड में हो तो तुम दोनों को एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे अगर तुम अच्छा करोगे। जिसपे जो जेंजन है उसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है क्योंकि उसके स्कॉलरशिप में काम आएगा और वो चिढ़ जाती है कि जिया को जो है 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और उधर लू भी जो है वो जिया से कहती है कि तुम्हें कितना अच्छा चांस मिला है, तुम्हें ऐसे ही 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे और मेरा देखो मेरे तो कितने कम स्कोर आते हैं, काश मैं तुम होती तो मुझे भी 5 पॉइंट्स मिल जाते। जिसपे चैनमो पीछे से कहता है कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे नंबर जो है वो पहले ही कम आते हैं और उसमें अगर 5 पॉइंट्स और जुड़ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम नीचे ही रहोगी। जिसपे लू से गुस्से में घूरते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा था अपना मैथ दौड़ाने के लिए, ज्यादा बकवास मत करो, चुप रहो। तो जिया जो है उसकी इस हरकत पे हंसती है और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है अपने कमरे में बैठकर अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर उस म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है जिसका उसे परफॉर्मेंस देना है। और जेंजन उसे देखती है और चिढ़ रही होती है और कहती है कि हर चीज़ तुम्हें इतनी आसानी से क्यों मिल जाती है जिस चीज़ के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे स्कॉलरशिप के लिए ये 5 मार्क्स कितने ज़रूरी हैं और तुम्हें बिना किसी मतलब के मिल गए, जबकि तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और वो चिढ़ रही होती, किलस रही होती है। तभी जेंजन कुछ सोचती है और कहती है कि इसमें एक जना मेरी मदद कर सकता है। और तभी सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है वो कैंटीन में अपना लंच कंप्लीट कर रहा होता है। तभी जेंजन उसके पास आती है खाना लेकर और उससे पूछती है कि क्या वो वहाँ बैठ जाए, जिसपे ये म्याओ रेडी हो जाता है। तो ये म्याओ उसके खाने की तरफ देखता है जो कि एक सादे चावल होते हैं और एक पानी का सूप होता है, टमाटो सूप। तो वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें कैंटीन कार्ड दिया था तुमने उसका क्या किया। जिसपे जेंजन उसे वो लौटा देती है और कहती है कि मैंने जितना इस्तेमाल किया था मैंने उसमें ये पैसे डाल दिए हैं। तो ये म्याओ कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे ये वापस नहीं लेना चाहता था। तो जो जेंजन है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं किसी का उधार नहीं रखती हूँ और तुमने मेरी हेल्प की, जबकि कोई नहीं करता है किसी की हेल्प इतनी। जिसपे ये म्याओ कहता है कि नहीं, बहुत लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और वो जिया का नाम लेने ही वाला होता है लेकिन चुप हो जाता है। तो हमारी जेंजन कहती है कि तुम्हारी नज़रों में वो बहुत ज़्यादा दयालु है ना।
और उसमें कोई भी गलतियां या खामियां नहीं है। तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? जिसपे ये म्याओ कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जिसपे ज़ेनज़ेन कहती है कि क्या है बताओ, तो ये म्याओ कहता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है। तो फिर वो खुद ही अपने मन में सोचता है कि हमेशा ड्रामा नहीं करती है। उसके बाद कहता है कि बहुत ज़्यादा घमंडी है। फिर खुद ही कहता है कि घमंड तो होना बनता है, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके बाद कहता है कि बहुत बेतुकी है। और फिर कहता है कि नहीं, कभी कभी तो नॉलेज वाली बात करती है, पॉइंट वाली बात करती है। फिर कहता है कि लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा दयालु है। तो ज़ेनज़ेन को बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु है, इसलिए मैं उसे वो रोल छोड़ने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन मुझे शर्म आती है कहने में, क्योंकि वो दयालु है। उसे एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स भी मिलेंगे, देखो ना। तो ये मैं कहता है कि किसे चाहिए 5 पॉइंट्स, जिसपे ज़ेनज़ेन कहती है मुझे चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप लेना है, जिसके लिए वो 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और किसी एक्टिविटी में इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, 3 या 4 ही मिलेंगे, लेकिन वो 5 पॉइंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये म्याओ को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, मतलब सोच रहा होता है उसके बारे में। जिस पे ज़ेनज़ेन कहती है कि मैं वो रोल लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जिया से बात करने में अजीब लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा दयालु है ना तुम्हारी नज़रों में, तो क्या पता मुझे वो रोल दे दे। जिसपे जो ये म्याओ है वो कुछ कह नहीं जाता है, और ये वाला एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।